जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी वाला टॉपिक समझाया था और ये बताया था कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, हाँ या ना। आज हम लोग कुछ ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ में आ रहा है? ग्राफ को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जैसे बच्चों मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये मुझे बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, और ये वाई एक्सिस है, ये तुम लोगों को पहले से ही पता है। तो अगर मान लो कोई लाइन इस तरह से जा रही है, मैंने ग्राफ पर एक कर्व बना दिया, स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व होती है, तो बच्चों याद रखना जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। समझ में आ गया? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या है तो मैं धीरे धीरे समझाता हूं आपको। बच्चों 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, याद है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। इतना तो याद होगा। इसका ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, स्ट्रेट लाइन आई थी। स्ट्रेट लाइन क्यों आई थी बच्चों? क्योंकि ये इक्वेशन या ये रिलेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी से रिजेंबल कर रहा है। अगर आप इसको ठीक से देखो तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इससे रिजेंबल कर रहा है या नहीं कर रहा? हाँ या ना? बच्चों y एक्सिस पे हमें क्या लेना है? वोल्टेज। ओम्स लॉ में वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, x एक्सिस पे बच्चों क्या लिया था हमने, चेक करो, करंट। हाँ या ना? और m यहां पर कौन है? m होता है स्लोप। यहां पर जो ये m है, m कौन है बच्चों? स्लोप। और tan थीटा भी स्लोप ही होता है। तो अगर m स्लोप है और tan थीटा स्लोप है तो ये बात समझ में आ गई। तो इस इक्वेशन के हिसाब से बच्चों स्लोप क्या है? r। स्लोप क्या है? चेक करो ना, y एक्सिस पे आप v ले रहे हो, x एक्सिस पे करंट ले रहे हो, स्लोप y एक्सिस पे वोल्टेज है ना। ओ सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया क्या? अरे बच्चों गड़बड़ हो गई। y एक्सिस पे वोल्टेज है ना, यहाँ v है और यहाँ पे I है। x एक्सिस पे करंट है, वो मिस्टेकनली मैंने बना दिया। अब बताओ बच्चों स्लोप यहाँ पर कौन है? यानी इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस होगा, यानी कि R होगा। समझ में आ गया? और प्लस C, C बच्चों कौन होता है? Y इंटरसेप्ट। C याद रखना, C कौन होता है? Y इंटरसेप्ट। यानी C वो वैल्यू होगी अगर ये लाइन y एक्सिस को कहीं पर काट रही है तो ये उसकी वैल्यू होगी। बच्चों चेक करना, ये लाइन y एक्सिस को कहां पे काट रही है? ओरिजिन पे। तो y इंटरसेप्ट यहां पर क्या हो गया? 0। तो इसीलिए हम यहां पर 0 लिखते नहीं है। आगे बात समझ में? और अगर मान लो ये ग्राफ ऐसे जाता तो पक्का y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं होती बल्कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती। हाँ या ना? और जनरली ऐसा होता नहीं है। ये ग्राफ ओम्स लॉ का ग्राफ ये नहीं होता है, ये होता है। क्लियर हो गया? अभी धीरे धीरे मैं तुम्हें और भी चीजें समझाऊंगा, देखते जाओ। अब सवाल ये है कि स्लोप जो है वो r क्यों हो गया, वो भी देख लो बच्चों। बच्चों मैंने बताया स्लोप जो है वो होता है असल में tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? p बाई बी। तो p बाई बी तो आप तब लगाओगे ना जब कहीं ट्रायंगल होगा। कहीं ट्रायंगल नजर आ रहा है? आप यहां पर एक ट्रायंगल इमेजिन कर लो, बन गया ट्रायंगल। यहां पर क्या बन गया बच्चों? थीटा। हाँ या ना? यहां पर बन गया 90 डिग्री।
अगर इस ट्राइंगल में मैं इस एंगल का थीटा फाइंड करूंगा तो ये P की तरह काम करेगा बच्चों। ये अगर P की तरह काम कर रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, जरा चेक करो, डॉटेड लाइन से जोड़ोगे जब तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी यहां से यहां तक, वो किसकी वैल्यू है, V की। और इसी ट्राइंगल में tan थीटा फाइंड करने के लिए P बाय B, नीचे B चाहिए बच्चों। B किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, I की। और बताना V अपॉन I क्या होता है, चेक कर लो, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR था ना, तो अगर आप V अपॉन I कर दोगे तो क्या बचेगा, तो स्लोप क्या होगा, tan थीटा या फिर इक्वेशन के हिसाब से R। और डिनोट इसको किससे करते हैं हम लोग बच्चों, M से। इस इक्वेशन में स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, M से। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। अगर मुझे P और V की वैल्यू ना दी हो और थीटा दिया हो, अगर थीटा गिवन है तो भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं। अगर सिर्फ थीटा गिवन है, मान लो बच्चों यहाँ थीटा की वैल्यू दी होती 30 डिग्री, इमेजिन करो, तो सीधा tan 30 फाइंड कर लेते हम लोग। तो करना जरा tan 30 डिग्री, कितना हो गया 1/√3, सीधा रेजिस्टेंस आ गया, सीधा स्लोप ही आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा। थीटा जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं थीटा। समझ में आ गया। जैसे मान लो ये लाइन ग्राफ, मान लो एक और अलग से ग्राफ बना रहा हूं, ये लाइन ऐसी होती तो थीटा आपको कहां मिलेगा, यहां पे। समझ में आ गया व्हाट इज थीटा। थीटा इज द एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हो गया, ये कहानी सबको क्लियर है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताई हैं, ये याद रखना। अच्छा और एक बात, ये मैं रेज कर रहा हूं, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कुछ पूछना है, देखो मैं तुम्हें ओम्स लॉ इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैं उससे ना ये इक्वेशन बड़ी आसानी से रिलेट कर पा रहा हूं। और दूसरी बात, ओम्स लॉ तुम्हें पहले से पढ़ा हुआ भी है, इसलिए बस खाली, ठीक है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं और मान लेते हैं ये हो गया अपना वही वोल्टेज y एक्सिस पर और ये हो गया x एक्सिस पर अपना करंट, ठीक है। अब यहाँ मैंने दो अलग अलग ग्राफ बनाए हुए हैं। इसका एंगल बन रहा है बच्चों θ1 और इसका एंगल बन रहा है यहाँ पर बच्चों θ2। बच्चों किसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, θ1 या θ2, जल्दी बोलो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मेटल 1 या मेटल 2। मान लो ये मेटल 1 का रेजिस्टेंस है और ये मेटल 2 का रेजिस्टेंस है, या इसका रेजिस्टेंस है तो R1 नाम दे दो ना, R1 और R2। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जल्दी बोलो, R2 1 या 2। 2। बच्चों इसको चेक करने के लिए हम जानते हैं V और I का जो भी स्लोप होगा, V वर्सेस I का जो भी ग्राफ होगा, उससे जो मुझे स्लोप मिलेगा वो क्या होगा, tan थीटा यानी रेजिस्टेंस। तो चेक करना tan θ1 tan θ2 कौन बड़ा है, θ2 θ1 से बड़ा है, तो tan θ2 की वैल्यू tan θ1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस 2 बड़ा है रेजिस्टेंस 1 से। ये बात भी समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो इस ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो उससे जो भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसके स्लोप से हमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। आगे बात समझ में। अब स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, तो उसका सिंपल सा तरीका है tan थीटा P/B। थीटा दिया है तो डायरेक्ट tan थीटा फाइंड कर लो और स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं। तो अगर जो आपकी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन से मैच हो रही है तो आप देख लेना m पर कौन आ रहा है, वही आपका स्लोप हो, वही आपका स्लोप होगा। समझ में आ गया, चले आगे। बच्चों देखो अभी तक मैंने तुम्हें बोर्ड पे जो भी बोल के समझाया वो रटने के लिए नहीं है,
वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है, क्योंकि ये चीजें आप रट नहीं सकते, ये हर कदम पर हर चैप्टर में यूज होंगी चीजें, समझ गए? तो अगर आपको ये पता है तो वो फिर अपने आप दोहरा दोहरा के याद हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ग्राफ के बारे में एक बात समझ लो बच्चों, अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक काम करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं पहले। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आप इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो, मतलब कि y एक्सिस पे क्या है डिस्टेंस और x एक्सिस पर क्या है टाइम, तो अगर मैं उसका स्लोप फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा? इसका अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? स्पीड, समझ गए? अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड करते हैं और जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है उसका स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी। बच्चों अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, मतलब कॉपी में तुम लोग ऐसे लिखना स्लोप ऑफ, मैंने ना स्लोप बाद में लिख दिया है, मेरे काम चला लोगे ना, अब मैं पूरा मिटा नहीं सकता, पर इसको ऐसे लिखना स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। सबको समझ में आ रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ये तो पता ही है तुम लोगों को। अच्छा, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलेगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, इससे आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने ग्राफिकल मेथड से जब 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव किया था तब मैंने तुम्हें ये बात बताई थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी कर्व होगा उसके नीचे का जो भी एरिया है अगर आप वो फाइंड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये बात भी समझ में आ गई? और अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते हो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व या ग्राफ, इससे आपके पास क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों बात समझ में आ गई है? नहीं, यहां तक की कहानी कितने बच्चों को क्लियर है? ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ये याद रखना। मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया, ग्राफ बनाने को नहीं बोल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डायरेक्ट खुद भी बता सकते हो, तो उसके लिए बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत? चले आगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, और एक बात बच्चों, एक बात और मैं बताना भूल गया, ये भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना। मान लो अगर किसी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो वो ग्राफ ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे। ये रट लो सीधा, ये याद कर लो। और अगर मान लो बच्चों कोई ग्राफ ऐसा है जिसकी लाइन ऐसे नीचे जा रही है तो इसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो एंगल है ना थीटा, वो बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें थीटा क्योंकि एक्यूट एंगल लेते हैं हमेशा, तो वो बन रहा है क्लॉकवाइज, तो इसीलिए इसका स्लोप कैसा होगा? इसका स्लोप कैसा होगा? याद रखना, ये लाइन नीचे जा रही है ना तो स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव, याद रहेगा। ये भी लिख लेना, ठीक है, नोट्स बनाते टाइम, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है।
अब सवाल ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से जो भी लाइन आएगी उस लाइन का जब मैं स्लोप फाइंड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, स्पीड आएगी, हाँ या ना। अभी लिखा तो था मैंने, और मैं तुम्हें रीजन भी बता देता हूं बच्चों। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना। बच्चों टाइम का मल्टीप्लाई स्पीड से कर दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। चेक करना क्या आ गया, d इज इक्वल टू s इंटू टी। क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रहा है, जल्दी बोलो, क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रहा है। इससे ये बात क्लियर हो गई कि मैं y एक्सिस पर क्या लूंगा बच्चों, है d यानी कि डिस्टेंस, यानी y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, डिस्टेंस, और x एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, सॉरी mx। x एक्सिस पर क्या लेंगे बच्चों, टाइम। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जो भी लाइन यहां पर आएगी उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा स्पीड। पक्की बात है, स्लोप यानी कि m। और बच्चों स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है, चेक करो स्पीड की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कैसा जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर ही जाए, पर एक मैं जनरल बात बता रहा हूं, जनरली इसका ग्राफ ऐसे बनता है। समझ में आ गया। और y का इंटरसेप्ट 0 है तो ये 0 से स्टार्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो ये बस मैं थोड़ा सा वो रिलेट कर रहा था जो अभी मैंने इससे पहले तुमको समझाया था। तो ग्राफ अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब तुम लोग मुझे ना यहाँ पर एक काम करना, जब घर पे इसको ड्रॉ करोगे ना तो नंबर डाल के बनाना, एक एक करके नंबर डाल डाल कर बनाते जाना। अगर मान लो मैं ये ग्राफ बनाता हूं बच्चों, तो इसका क्या मतलब है, ये हो गया ग्राफ नंबर 1। अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, अभी इसको छोड़ दो, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है तो इसको कैसे रीड करोगे, मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूं कि आप ग्राफ को रीड कैसे करोगे। जल्दी बोलो। आप सबसे पहले देखोगे ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, हाँ या ना। अब बच्चों चेक करो ये गाड़ी कैसे जा रही है, सीधी। टाइम तो बढ़ता जा रहा है, चेक करो टाइम तो बढ़ता जा रहा है, पर क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस पर है, एट रेस्ट। तो बच्चों वेलोसिटी क्या हो गई, 0। समझ में आ गया ना। और स्लोप कितना हो गया बच्चों, मैंने बताया था लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है, तो ये लाइन खुद ही ऐसी है, एक्स एक्सिस भी ऐसा है, तो थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री। तो स्लोप भी कितना हुआ, 0। नहीं समझे क्या, स्लोप tan थीटा होता है, एंगल यहां पर 0 डिग्री बन रहा है, तो tan 0 0 ही हुआ ना। और बच्चों स्लोप होता क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड यहां पर क्या हो गई, 0। अगर स्पीड 0 है तो पक्का ऑब्जेक्ट किस पर है, नहीं आया समझ में, ग्राफ रीड कर लोगे अब। तो ये हो गया तुम्हारा ग्राफ नंबर 1। चले आगे, लिख लोगे कॉपी में, चलो आगे चलते हैं। अब कॉपी में लिखना ग्राफ नंबर 2। बच्चों मान लो ग्राफ ऐसा जा रहा है, अब क्या पता लग रहा है, टाइम तो बढ़ ही रहा है, साथ साथ देखो आप इस लाइन पर चलोगे तो डिस्टेंस भी तो बढ़ता जा रहा है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, हाँ या ना। आप इस लाइन के साथ चलो, चेक करो टाइम आगे नहीं जा रहा और डिस्टेंस भी आगे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहां पर मैं चेक करूं तो थीटा कैसा है, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव होने वाला है, यानी स्पीड कैसी है, पॉजिटिव है, हाँ या ना। अच्छा ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। बच्चों कैसा मोशन है, स्टेडी मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है,
स्टेडी मोशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आप इक्वल टाइम इंटरवल काटोगे ना, तो हर बार इक्वल अमाउंट में डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये कैसा मोशन हुआ, स्टेडी मोशन। स्टेडी मोशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, मतलब सॉरी स्पीड, वेलोसिटी नहीं स्पीड, स्पीड हो गई कांस्टेंट, यानी गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है उतने ही स्पीड से चले जा रही है। बात समझ में आ गई है नहीं? पक्का? आप चेक करो ना, यहाँ पे स्लोप निकालो तब भी उतना ही है थीटा, यहाँ पर स्लोप निकालो तब भी एंगल उतना ही है थीटा। तो जब थीटा चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या वेलोसिटी या स्पीड में चेंज आ रहा है? स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, मतलब स्पीड कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, तभी तो स्ट्रेट लाइन आ रही है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? ये वाला ग्राफ क्लियर हुआ है या नहीं, पहले ये बताओ। हो गया? चले आगे। अब मान लो ग्राफ ऐसा हो, ग्राफ नंबर 3। बच्चों अब ग्राफ ऐसे जा रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? बच्चों चेक करो, यहां पर स्लोप कुछ और है, हाँ या ना? यहां पर स्लोप कुछ और है, ये मान लो थीटा 1 है, ये मान लो थीटा 2 है। यहां पर आप स्लोप चेक करोगे तो कुछ और है, थीटा 3। मतलब क्या थीटा इंक्रीज होता जा रहा है? हाँ भाई चेक करो, थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा। बच्चों tan थीटा इंक्रीज होगा तो इसका मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट, हाँ या ना? और बच्चों स्लोप का दूसरा नाम यहां पर क्या है? स्पीड, यानी स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड बच्चों बढ़ रही होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन में, हाँ या ना? यानी कि बच्चों ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन को स्टेडी मोशन नहीं कहते। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है? नहीं, डिस्टेंस ज्यादा कवर होता जा रहा है, तभी तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? फिर से देख लो, थीटा 3 थीटा 2 से बड़ा है, थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, तो हर बार स्लोप चेंज हो रहा है और वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन में। क्लियर हो गया कि नहीं? चलें आगे। अच्छा हाँ जी, बच्चों अगर मैं ग्राफ ऐसे बना दूं तो इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ आप चलिए, टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्टेंस कम हो रहा है। क्या डिस्टेंस कम हो सकता है? क्या डिस्टेंस कभी कम हो सकता है? आप किसी भी पाथ से जाओ वो तो हमेशा ऐड अप ही होता रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस कभी कम हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो बच्चों इसका स्लोप कैसा होगा? इसका मतलब स्पीड कैसी होगी? जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? चलें आगे। कितने ग्राफ हो गए? 3 हो गए। चौथा बनाऊं? अच्छा, इस ग्राफ के बारे में क्या हालचाल है? ये ग्राफ बच्चों आप चाहे यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, अगर इधर से स्टार्ट करोगे तब भी आपको इस रास्ते पर चल के आना पड़ेगा। अगर आप यहां से चल कर आओगे, टाइम पीछे गया और फिर आगे गया। और अगर आप इधर से चलना चाहते हो ऐसे करके, तब भी आप चेक करो, टाइम पहले पीछे जा रहा है और फिर आगे जा रहा है। क्या टाइम कभी रिवर्स जा सकता है? हाँ या ना? तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। रीजन लिख लोगे या लिख के दो? समझ गए ना? टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कर लोगे? चले आगे।
अगर लाइन टेढ़ी हो गई है तो इसको सीधा ज्यूम कर लो, एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी है। इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों? ये क्या बोल रहा है? मतलब टाइम यार देखो इतना सारा डिस्टेंस कवर हो गया, इतना सारा डिस्टेंस कवर हो गया, लेकिन टाइम कितना लगा? कोई टाइम ही नहीं लगा। मतलब एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भैया ड्यूरेशन तो चाहिए, यहां से लेके यहां तक ड्यूरेशन लगी ही नहीं, एक झटके में सीधा उसने बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिना टाइम लिए कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई है जो कर सकता है? बिना टाइम लिए कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाना, टेलीपैथी थोड़ी ना हो रही है, और अभी टेलीपैथी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। चले आगे। अब हम लोग हेडिंग चेंज करने जा रहे हैं बच्चों। अगला टॉपिक नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ में आ गया बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एज फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, हाँ या ना? क्या ये रिजेंबल कर रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c से, हाँ या ना? तो y एक्सिस पे क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। x एक्सिस पर क्या लेंगे? टाइम। बच्चों इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। करें स्टार्ट। जो ग्राफ अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बनाए थे, सेम वही मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ सारे। बस तुम लोग मुझे फटाफट आंसर देते जाना, ठीक है? तो x एक्सिस पे अपना टाइम हो गया, y एक्सिस पे हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड मत समझ लेना, ठीक है? बच्चों इस ग्राफ का मतलब क्या है? जल्दी बोला करो यार। ऑब्जेक्ट एट क्यों भाई? थीटा कितना हो गया? तो tan थीटा भी, तो स्लोप की वैल्यू भी, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी। वेलोसिटी 0 है तो ऑब्जेक्ट किस पे है? क्यों भाई? क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वक्त के साथ डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। हाँ या ना? समझ में आ गया? चले आगे। इसमें क्या हो रहा है बच्चों? चेक करो, थीटा कैसा है? तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि tan थीटा क्या है? तो वेलोसिटी भी कैसी होगी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया भाई। वक्त के साथ, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। आप पेन का मार्कर आगे चलाओ और देखो टाइम बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो इसका मतलब वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, यानी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। पर ये कौन सा मोशन है ये तो बता दो। आप इसको बोलोगे स्टेडी मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन, और या फिर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों बात समझ में आ गई? सेम वही सब है जो पीछे पढ़ा था हमने, बल्कि मेरे को लगता है आपको इसको यूनिफॉर्म मोशन की बजाय ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलना चाहिए, बेटर होगा। आप इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलो। समझ में आ गया? चले आगे। और अगर कोई पूछेगा कि ये क्यों है यूनिफॉर्म, तो आपको बताना पड़ेगा कि हर पॉइंट पर थीटा सेम है, हर पॉइंट पर स्लोप सेम आ रहा है, यानी हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है थ्रू आउट द टाइम। तो हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी सेम ही है तो मतलब बंदा हर समय कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी चला रहा है, हाँ या ना?
जल्दी बोलो। यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 2, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू कितनी बड़ी हो गई, तो थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। हर पॉइंट पे वक्त के साथ, टाइम के साथ क्या बढ़ रहा है बच्चों? स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि थीटा हो रहा है इंक्रीज। इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों? वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो कैसा मानोगे? एक्सेलरेटेड मोशन। और बच्चों एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है बच्चों? पॉजिटिव। आगे समझ में? कॉपी में लिख लोगे? इसको रेस्ट पे तो नहीं बोल दोगे बॉडी को? ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो वरना आगे चलते हैं। चले आगे। इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? बच्चों चेक करो, यहाँ पे थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, यहाँ पे थीटा और कम हो गया है, और यहाँ पे आते आते थीटा और भी छोटा हो गया है। हाँ या ना? आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेता हूं, इतने टाइम इंटरवल में जरा चेक करो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है। स्ट्रेट लाइन जोड़ो, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट कवर करा है। हाँ या ना? अगले टाइम पीरियड में यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है? खाली इतना सा, यानी स्पीड यानी वेलोसिटी घट रही है, और करते करते इतने टाइम पीरियड में इसने और भी कम डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, और उसके आगे तो बस वो स्ट्रेट ही लाइन चला गया। मतलब इसमें साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप कम होता जा रहा है। स्लोप कैसा होता जा रहा है? क्योंकि थीटा क्या होता जा रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होती जा रही है? वेलोसिटी कम होते होते ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया ना, स्ट्रेट लाइन आ गई ना। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया तो वेलोसिटी इससे मतलब डिक्रीज हो रही थी। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन मानोगे? हाँ भाई, मना कौन कर रहा है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही हो या घट रही हो वो एक्सेलरेशन ही होता है, पर आप यहाँ पर डिसेलरेशन बोलोगे या रिटार्डेशन बोलोगे। रिटार्डेशन वो भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही होता है। यानी एक्सेलरेशन कैसा है बच्चों? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलें आगे। यहां पर भी लिख लेना थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 4। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे देखो, अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो। समझ गए ना? जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखो, वर्ड्स में भी लिख सकते हो इसको। आप लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होते होते अप्रोचेस टू जीरो हो गई है, ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट पे जा रहा है, तो पक्का रिटार्डेशन मोशन ही तो है। हाँ या ना? चले आगे। एक और ग्राफ बनाता हूं, छोटा सा बना रहा हूं, तुम लोग भी बना लेना। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इसको दोबारा समझाऊं, ये समझ गए? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। वो कह रहा है कोई टाइम ही नहीं लगेगा, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सीधा डिस्प्लेसमेंट इतना सारा कवर हो गया। पॉसिबल है? तो लिख देना ग्राफ नॉट पॉसिबल। रीजन? टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट देयर मस्ट बी some time elapse, yet there must be some time taken by the object। ठीक है, जो कि यहां पे नहीं ले रहा है ऑब्जेक्ट टाइम। चले आगे बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर 3, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बच्चों मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
वेलोसिटी अपॉन, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, हाँ या ना, यानी v इज इक्वल टू at। और बच्चों क्या ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रहा है, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं यहां पर देखूं तो y एक्सिस पे कौन आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी, x एक्सिस पे कौन आ रहा है, टाइम, तो स्लोप क्या हुआ। अब आगे समझ में कि मैं क्यों तुम लोगों को बोल रहा था स्लोप एक्सेलरेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, क्योंकि वो y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिजेंबल कर रहा है। और बच्चों यहां पर c की जगह क्या लेंगे, 0 1 बोल रहा है, याद आया, v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अच्छी बात है, ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, पर क्या पता इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, ऑलरेडी वो मोशन में हो और फिर एक्सेलरेट करना शुरू करे, हो सकता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा बच्चों। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, और ग्राफ जा रहा है सीधा। इससे आपको क्या समझ में आता है, एक बच्चा कह रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आपको आपके हिसाब से एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक नया आंसर मिला है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अब तक सारे आंसर थे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो तुम्हारे हिसाब से ये सब बेवकूफ है क्या, तुम्हारे हिसाब से जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, ऑब्जेक्ट मोशन में है रेस्ट पे, मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है पर एक्सेलरेशन बढ़ती है। बच्चों पिछले 2 ग्राफ में मैंने स्ट्रेट लाइन बना के बोला था ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, इसीलिए तुम लोगों ने रेस्ट बोल दिया इसको। अगर ऐसे ही रेस्ट बोलते रहे तो रेस्ट इन पीस हो जाएगा पढ़ाई का एक दिन। आप पहले ये चेक करो ना, क्या यहाँ पर कांस्टेंट, ये टाइम है, ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, ये क्या है, अगर आप इसके साथ लाइन चलाओ टाइम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, टाइम बढ़ रहा है बच्चों, क्या नहीं बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। का मतलब ये है कि मैं 40 की स्पीड से बाइक चला रहा हूं तो 40 से ही चलाई जा रहा हूं, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मेरी गाड़ी रेस्ट पे। मेरी बात समझ में आई, क्या नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो गया, समझ में आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों 0 है, खुद दिमाग लगा लो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 ही हुआ ना। एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ते जाना, और या फिर ऐसे सोच लो, थीटा कितना हो गया, tan थीटा कितना हो गया, स्लोप कितना हो गया, स्लोप यहां पर कौन है, समझ में आ गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी यहां पर क्या, वेलोसिटी भी 0 है क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी u इज इक्वल टू v हो जाएगा। एक ही वैल्यू यहां पर 0 डाल दो, u इक्वल टू v, यानी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई। क्या मैं बोल सकता हूं ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, हाँ। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, बोलो हाँ। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये अगर तुमको कुछ अजीब लग रहा है ना तो घर जाके इसको समझना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से। पहले बताओ समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, आ गया ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये चीज नहीं बढ़ रही है, और यहाँ पे कौन है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी नहीं बढ़ रही ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना रेस्ट पे हो गया, ऑब्जेक्ट तो मोशन में ही है, बट वो कांस्टेंट मोशन में, समझ गए। चलें आगे। बच्चों इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है, जल्दी बता दो। थीटा पॉजिटिव है, थीटा
तो tan थीटा भी, तो स्लोप भी, तो फिर एक्सेलरेशन भी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी बच्चों? इंक्रीजेस। वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। बात समझ में आ रही है? पर बच्चों यहां पर एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है? यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या ये कह सकते हो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है ना, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलें आगे, क्लियर है ये? इस ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? ये है थीटा 1, यहां पर थीटा 2, यहां पर थीटा 3। आप देख सकते हो थीटा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं बच्चों? अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप भी इंक्रीज कर रहा होगा, यानी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इंक्रीज, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां पर हो रहा है। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? थीटा इंक्रीज हो रहा है ना, तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ रही है? नहीं, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, बट पॉजिटिव है। समझ में आ गया? चले आगे। अब मेरे ख्याल से कोई ग्राफ अब बचा नहीं है। ये ग्राफ किसका है? ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। समझ में आ गया? इसके अलावा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको कोई ट्रेपीजियम दिया हो, ट्रायंगल दिया हो, तो उसके नीचे का एरिया अगर आप फाइंड कर लेते हो तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ मार्किंग दी होगी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स में। मान लो टाइम हमारा सेकेंड्स में, और यहाँ पे भी मार्किंग दी होगी 10 20 30 40 50 60। मान लो ये है मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी। तो क्या आप ये पूरा एरिया फाइंड कर सकते हो? इकट्ठा नहीं कर सकते तो टुकड़ों में कर लो। बच्चों यहां तक तो ट्रेपेजियम बन गया, हाँ या ना? ट्रेपेजियम बन गया, और ये वाला पार्ट भी एक ट्रेपेजियम ही है। यहां पे काम करो, इसको ऐसे कर लो ना, ये पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। फर्स्ट ट्रायंगल है, सेकंड ट्रेपेजियम है, इन दोनों का एरिया ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? तो ऐसे ऊटपटांग क्वेश्चन को दे देता है। क्या करते हैं उसमें, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सिर्फ तभी ऐसा करना है, तो उसमें जो भी कर्व होगा उसके नीचे का एरिया फाइंड कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? तो ये सारे ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करके घर पे जाके याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, समझ लेना। यहां से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
मेरी तरफ से बच्चों ये चैप्टर खत्म हो गया है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना, तुम्हारा टेस्ट होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।